लास्ट टॉपिक है बच्चों चैप्टर का। हम कर रहे थे एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड। ठीक है, मतलब अगर लॉन्ग रन में हमारा एडीएएस इक्वल नहीं है देन व्हाट हैपेंस। तो अगर अगर एडी इज ग्रेटर देन एएस, मतलब कि your actual aggregate demand is greater than your planned or required aggregate demand at full employment equilibrium, देन हमारे पास कौन सी सिचुएशन आती है बच्चे? इन्फ्लेशनरी। या क्या आती है? यस, इन्फ्लेशनरी गैप, जिसका नाम हमने कहा क्या पढ़ा है, बोलो। एक्सेस डिमांड। ठीक है जी। दूसरा केस हमने किया था कि अगर एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, देन इट इज नोन एज, yes, then it creates a deflationary gap or is known as deficit demand। ठीक है, तो ये क्रिएट करती है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, FLATIONARY, इन डिफ्लेशनरी गैप, इसको हम डेफिसिट डिमांड में कवर करते हैं। ठीक है, इसके इसको क्लास के मतलब लेक्चर के एंड में दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी क्या क्या तीन पॉसिबिलिटीज थी और कॉजेस थे, ताकि हमारी रिविजन हो जाए। अभी बच्चे हमने कहा कि इन प्रॉब्लम्स को हेल्प, मतलब देखो इन्फ्लेशन एज ए नेम से यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी? इन्फ्लेशन की। हाँ जी। और डिफ्लेशन में क्या होगी? डिफ्लेशन। ठीक बात है, मतलब या तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं या प्राइसेस कम हो रहे हैं। बेटा थोड़ा सा ऊपर करना है। So यहाँ पे बच्चे we know that there ought to be some government interference, मतलब कोई गवर्नमेंट इधर इंटरवीन करेगी। या तो गवर्नमेंट कैसे करेगी? खुद डायरेक्टली करेगी, है ना? ऐसी बात करें हमने, डायरेक्टली वाला हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया, दैट इज फिस्कल फंक्शंस के थ्रू जो है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को क्लोज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और फिस्कल सिचुएशन ये पॉलिसीज में क्या क्या आ जाता है? रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड बोरोइंग्स। बोरोइंग्स, ठीक है। तो बच्चे फिस्कल फंक्शंस में हमने कहा रेवेन्यू, रेवेन्यू में हमने कहा टैक्सेस। एक तो क्या? टैक्सेस। दूसरा हमने क्या बात करी थी? पब्लिक डेट या बोरोइंग्स। यस। नंबर 3 हमने एक्सपेंडिचर की बात करी। तो टैक्सेस में गवर्नमेंट क्या करेगी बच्चे? इन केस ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा देगी या फिर न्यू टैक्सेस लगा देगी। इन केस ऑफ डिफ्लेशन क्या करेगी? एग्जिस्टिंग टैक्सेस को अबॉलिश कर देगी या रिड्यूस कर देगी टैक्स रेट्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा बच्चे? लोगों के पास कंजम्पशन के लिए डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोड्यूसर्स के पास अगेन डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। हमने ऐसे पढ़ा था that in case the government increases the taxes, disposable income falls. If disposable income falls, consumption and investment expenditure falls, and it creates the it corrects the inflationary gap. Therefore, AD will be equal to AS। अगर इन केस ऑफ डिफ्लेशन हमने कहा कि अगर टैक्सेस हम अबॉलिश कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे, सो उससे क्या होगा? डिस्पोजेबल इनकम विल राइज। उससे क्या होगा? हमारी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट अगेन विल राइज। उससे क्या होगा? अगेन एडी विल बी इक्वल टू एएस। ठीक है, एंड योर डिफ्लेशनरी गैप विल बी फिक्स्ड और फिर। ठीक है, फिर हमने सेकंड हमने क्राइटेरिया क्या? एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर में क्या होता है बच्चा? कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन केस ऑफ डिफ्लेट, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप जहां पे एडी इज ग्रेटर देन एएस। देखो हमने कहा था कि एडी के क्या क्या कंपोनेंट्स है बताओ? सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, या फिर इसको हम एक्स माइनस एम भी बोलते थे। तो बच्चा ये दोनों तो गवर्नमेंट की रिएक्शंस पे चेंज होंगे ना, कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट विल चेंज। तो ये दोनों भी तो वही है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगेगी या नहीं लगेगी, उसके हिसाब से ये भी परचेज एंड सेल आउटसाइड है बच्चे। लेकिन यही तो हम बात करें, ये गवर्नमेंट का क्या चेंज होगा? तो इन केस गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। और कौन सा एक्सपेंडिचर कम करती है हमेशा? हमेशा गवर्नमेंट बेटा
अनप्रोडक्टिव या फिर नॉन डेवलपमेंटल। कौन सा? अनप्रोडक्टिव या फिर नॉन डेवलपमेंटल। कभी भी डेवलपमेंटल या प्रोडक्टिव खर्चा गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट विल रिड्यूस इट्स नॉन डेवलपमेंटल एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस इन द इकोनॉमी। सो उससे क्या होगा? aggregate demand will fall, yes or no? If aggregate demand falls, again your inflationary situation will be corrected. other way, अब डिफ्लेशन में आ जाओ। गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी, बट किस तरह के प्रोजेक्ट्स में इंक्रीज करेगी? प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल अगेन, ठीक है। इंक्रीज किस में करेगी? जहां पे प्रोडक्टिव है एंड डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। उससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड विल राइज। इफ एग्रीगेट डिमांड राइजेस, व्हाट विल हैपन? your deflationary situation will be corrected and again AD will be equal to AS at full employment, ठीक है जी, पक्का। फिर उसके बाद हमने करी पब्लिक डेट। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट क्या करेगी? आपसे लोन्स लेने शुरू कर देगी। क्या करेगी? लोन लेने शुरू कर देगी, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट आपसे पैसा लेगी, लोन लेगी, लोन ले लेगी, ठीक है। सो इससे आपके पास जो पैसा आप खर्च करते या इन्वेस्ट करते वो रिड्यूस हो जाएगा। सो अगेन एडी विल फॉल, एडी विल फॉल। लेकिन इन केस ऑफ डिफ्लेशन गवर्नमेंट क्या करेगी? चीपर लोन्स। नहीं, मैंने अब लोन लोन लेना क्यों? मैं तो आपके पास पैसा देना चाहती हूँ। वो नहीं नहीं, वो तो बैंक्स देंगे ना, गवर्नमेंट थोड़ा लोन देगी डायरेक्ट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग कराती है, याद करो। क्या करेगी बच्चे? डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब नई करेंसी छपवाती है। सो इससे क्या होगा? So money supply will increase. If money supply increases, what happens? There is more money with your, yes, disposable income rises. Disposable income rise करेगी, that means consumption and investment will rise, and then AD will again be equal to AS. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हम सेकंड वे करने लगे। एक तो हमने कहा डायरेक्ट, दूसरा है थ्रू बैंक्स। थ्रू बैंक्स, और वो ऑलरेडी हम बैंकिंग वाले चैप्टर में कर चुके हैं, जिसका नाम हमने क्या कहा था? मॉनेटरी पॉलिसीज। क्या कर रहा था बच्चे? मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ बैंक। सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है बच्चे? मैं अब आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ ऊपर से कि ये क्यों लागू की जाती है। ये जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ये डायरेक्शंस देगी, आरबीआई के साथ बैठती है। एफआरबीएम एक कमेटी है, इन्होंने बिठाई होती है, ठीक है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट और बैंक्स इकट्ठे बैठते हैं, ठीक है। ये एक्ट जो ये हुए थे चेंजेस 2016 में, उर्जित पटेल, वैसे ही बस जनरल नॉलेज के लिए, लर्न नहीं करना, बस ऐसे सुन लो, कहानी है। उर्जित पटेल जब आरबीआई के चेयरमैन थे 2016 में, इन्होंने हमारे मतलब की गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट है उनके साथ, मतलब एक गवर्नमेंट बैंक ने और गवर्नमेंट ने टाई अप कर लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक कहते हैं कि हम इकट्ठे बैठ के हमारी जो स्टेबलाइजेशन है, मतलब जो ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है, इसको टारगेट करेंगे। क्या करेंगे? टारगेट करेंगे। हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो या बिल्कुल ही गिर जाए इन्फ्लेशन, मतलब डिफ्लेशन आ जाए। तो बच्चे इसको रेंज में रखने के लिए ना एक अग्रीमेंट साइन किया गया, ठीक है, जिसमें हमारा गवर्नमेंट कहता है कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह की सिचुएशंस है, आपने जो लागू करने इंटरेस्ट रेट्स, जैसे कि हम जिसको क्वांटिटेटिव मेजर्स कहते हैं, या फिर आपने डायरेक्टिव्स पास करने जिसको हम क्वालिटेटिव मेजर्स कहते हैं, उसके उसके थ्रू आपने इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कैसे केटर करना है, ठीक है। और अगर हम करेंगे तो हम ये जो फिस्कल पॉलिसीज है, दैट मींस टैक्सेस, सब्सिडीज, गवर्नमेंट का खुद का एक्सपेंडिचर, डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड बोरोविंग्स के थ्रू करेंगे। क्लियर है ओवरव्यू? ठीक है। तो अब हम जो आ रहे हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसीज के। कह रहे बैंक्स जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन स्टेबलाइजेशन फंक्शन, ठीक है। कैसे? थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, एंड मॉनेटरी पॉलिसी में वी हैव two ways of controlling credit in the economy. Number one is, Sabira, what?
quantitative measures and the second one is qualitative measures. सो क्वांटिटेटिव मेजर्स है कि जब बैंक्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज डिक्रीज करके हमारे लिए चीपर या एक्सपेंसिव क्रेडिट जो है वो क्रिएट, ठीक है। और क्वालिटेटिव क्या होता है, जहां पे बैंक के मतलब रेट्स, जो इंटरेस्ट रेट्स है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर, एसएलआर, जिसको एलआरआर बोलते हैं, इन सब के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती। रैदर क्या किया जाता है, पहली चीज मॉरल सुएशन हमने पढ़ा, दूसरा हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट करा, यस, फिर हमने कोटास किए, ठीक है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स किए। तो ये जो एरियाज है इनके थ्रू क्रेडिट इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ठीक है। सो पेज नंबर जो है आपका, मैं आपको बता देती हूँ पेज नंबर, ये जो भी है मॉनेटरी पॉलिसी कौन सा है, पॉइंट नंबर 9.42, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी बच्चे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हमें गिवन है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में देखो बैंक रेट, ओपन मार्केट, वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, मतलब एलआरआर, ठीक है। एलआरआर, एलआरआर में काटते क्या क्या आता था, सीआरआर एंड एसएलआर। दूसरा रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। फिर आ जाओ क्वालिटेटिव में, देखो ये भी हमने सारे पढ़े हुए, इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट अभी दोबारा से रिवाइज कराऊंगी, मॉरल सुएशन एंड लास्ट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। तो बच्चे ये देखो, ये जो अब आपको ये दिख रहा है ना इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये एग्जैक्टली सेम क्या है, डेफिनेशंस है जो कि हमने कहाँ पढ़ी थी, बैंक वाले चैप्टर पे, ठीक है। तो मैं एक बार ऊपर से फटाफट करा देती हूँ, लेकिन हम आपको पेपर में क्या लिखना है, ये डेफिनेशंस नहीं लिखनी सीधा, हमें बताना है कि हमने किस तरीके से ये पर्टिकुलर मेजर से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को करेक्ट किया, जैसे कि हम बैंकिंग वाले चैप्टर में लर्न करते थे, ठीक है। सो सबसे पहला है बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता था, इट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म। वेरी गुड, लॉन्ग टर्म। क्या इसके लिए कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ती है, आंसर इज नो। और ये क्या है, लॉन्ग रन का है, लॉन्ग टर्म लोन्स जब लेने होते हैं किसने, कमर्शियल बैंक से, सेंट्रल बैंक से, तब हम कौन सा रेट लगाते हैं, बैंक रेट। क्लियर है एक बात। अब क्या करने लगी हूँ बच्चे मैं, आप ना ये कोई भी एक पिन पेज इसके पीछे होगा ना, जो सॉरी ये क्लियर पेज है, देखो ना प्रिंट आउट की पीछे जगह है, आ गया, हाँ समझ आ गई। ये ब्लैंक शीट पे आप साथ की साथ क्या करेंगे, एरोस के थ्रू इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का करेंगे, मैं आपको टेबल बनवा रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारे को इतना सब कुछ रीड करने की बार बार जरूरत ना हो, एग्जाम में बस एक ये टेबल के थ्रू हमारे को आंसर्स दिख रहे हैं। क्या हुआ, ऐसे करो, बेसिस मत करो, या फिर इसको हम कर देते हैं क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर, कौन सा है उसके लिए फर्स्ट कॉलम नाम आएगा यहाँ पे, फिर सेकंड में आप लिखेंगे इन्फ्लेशन, फिर इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होगा, और थर्ड कॉलम में आप डालेंगे डिफ्लेशन, ठीक है। मतलब अगले 10 मिनट्स के अंदर अंदर चैप्टर खत्म होने वाला है थ्रू दिस इंटायर टेबल, ठीक है। फटाफट से पहले कॉलम्स ड्रॉ कर लो, देन वी विल स्टार्ट। देख लेंगे बैंक रेट, देखो जी डेफिनेशन ऑलरेडी दी हुई है तो मैं वो दोबारा से नहीं लिखवा रही, ठीक है। बस ध्यान के रखना है, इट इज लॉन्ग टर्म, ओके। सो फर्स्ट इज बैंक रेट। सो बच्चे बैंक रेट बताओ क्या होगा इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इंक्रीज, वेरी गुड, मैंने बताया था याद कर लेना है। वैसे ही देखो हम कंसेप्चुअली तो समझेंगे, पर एक बारी के लिए रट्टा भी समझ लो कि कभी बार एग्जाम में हम रिवाइज भी करना भूल जाते हैं या एकदम से कंफ्यूज भी हो जाते हैं कुछ बच्चे, तो टेंशन नहीं लेनी, कभी भी इन्फ्लेशन होगा तो हर तरह के रेट सिर्फ इंक्रीज होते हैं, ओके बच्चा। सो क्या करोगे, बोलो बी आर इंक्रीजेस, मतलब बैंक रेट इंक्रीज, इससे क्या होता है बच्चे,
हमने पढ़ा था कि इफ सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द बैंक रेट, what becomes it is मतलब the credit becomes more expensive for commercial banks. So commercial bank charges more interest from its customers. जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स है वो क्या करते हैं फिर कार्तिक, क्या करेंगे? दे विल बी डिस्करेज्ड। वो अब ज्यादा लोन नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ब्याज बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो दे विल बी डिस्करेज्ड फ्रॉम borrowing. Yes or no? So what happens? Money supply will fall in the economy. मनी सप्लाई फॉल्स। मनी सप्लाई अगर फॉल होगी देन इन्फ्लेशन अपने आप करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों फॉल हो जाएंगे। ठीक है, आई बात? अब यही लिखने लगे। ठीक है, सो अगर बैंक रेट इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा बताओ? एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव हो जाएगा क्रेडिट। सो बोरोवर्स विल बी डिस्करेज्ड। ऐसे लिख लो, बोरोवर्स डिस्करेज्ड। ओके, देन व्हाट हैपेंस? इससे मनी supply will fall. If money supply falls, हाँ जी, हाँ जी, तो इसका मतलब लेस डिस्पोजेबल इनकम, या कह लो हम एग्जैक्टली देख भी लेते हैं आपके नोट्स के साथ, मैं टैली भी कर लेती हूँ ताकि वर्ड्स आपको परेशानी ना करें। हाँ, बैंक रेट इंक्रीजेस, जिससे बैंक रेट इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, क्रेडिट कॉस्टलियर होगा, रिड्यूस हो जाएगा, लेस मनी गोस परचेजिंग पावर कर्टेड। बस सीधा ही है, एडी is corrected. हाँ बस ठीक है, सिंपल. So if money supply falls, then AD falls. Why? Because हमने बात करी इन्फ्लेशन जो है करेक्ट हो जाता है. ओके, इन्फ्लेशन करेक्ट. ओके मेरे बच्चों, डिफ्लेशन में कोई हेल्प करेगा मेरी? क्या होगा? वेरी गुड. बैंक रेट विल फॉल, दैट मीन्स चीपर क्रेडिट. ओके गाइस, चीपर क्रेडिट. फिर borrowers are encouraged to borrow more. हाँ जी, उल्टा, उससे क्या होगा? मनी सप्लाई विल राइज. इफ मनी सप्लाई राइजेस, एडी राइजेस, देयरफॉर डिफ्लेशन इज करेक्टेड. deflationary situation is corrected. कर्टेल का मतलब समझते हैं, मतलब कम होना. ठीक है, कर्टेल मतलब कि स्क्वीज कर देना, कम कर देना. ठीक है, तो अगर वर्ड कर्टेल लिखा है तो डरना नहीं है. फर्स्ट सबको क्लियर है बैंक रेट? गुरप्रीत तुम्हें समझ आ रहा है? सेकंड लिखवाऊं? लिख लिया तुमने? सेकंड इज रेपो रेट. What is repo rate? It is a rate at which central bank lends short term, yes, against approved government securities. Very good. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेपो रेट पे शॉर्ट टर्म लोन मिला जाएगा और उसके बदले गवर्नमेंट को, सॉरी, कमर्शियल बैंक्स को क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ती है. ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा. बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा. इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा बच्चे? रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दोगे तो क्रेडिट एक्सपेंसिव हो जाएगा. क्रेडिट एक्सपेंसिव हो जाएगा तो बोरोवर्स डिस्करेज हो जाएंगे, मनी सप्लाई फॉल हो जाएगी, एडी फॉल हो जाएगा. इन केस ऑफ डिफ्लेशन क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट गवर्नमेंट फॉल कर देगी, सेंट्रल बैंक. ठीक है, सेंट्रल बैंक अगर कम कर देगी तो चीपर लिखना था, ये चीपर क्रेडिट होगा. borrowers will be encouraged, money supply will increase, therefore AD will increase.
सारा लिख लिया? सारा यहाँ पे दोबारा से रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो मैं दोबारा बार थोड़ी लिखूंगी, तुम तो लिखोगे बच्चे। इंपॉर्टेंट के दिमाग में जाना चाहिए, वो जा रहा है बच्चे। नेक्स्ट ट्राई करो रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, बस डेफिनेशन डिफरेंट है। वो 1 मिनट में मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है। एक मिनट, उसमें एक वर्ड ऐड और करवाऊंगी मैं रिवर्स रेपो में। रेपो रेट तक लिख लिया ना? चलो करूँ? सबने लिख लिया रेपो रेट तक? नंबर 3, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स। अच्छा, अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता था बच्चे? रिवर्स रेपो रेट होता है जहां पे जब कमर्शियल बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है ना। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा, देखो उल्टा है। देखो रेपो में क्या था, सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक से जब पैसे नहीं होते ना तो वो बोरो करते हैं। आरबीआई के पास पीएनबी जाता है, बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पैसा उधार दे दो, दैट इज रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, जब पीएनबी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, सरप्लस फंड्स है, तो वो ब्याज कमाने के लिए पैसा किसके पास दे देता है? आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक पास। वेरी गुड। तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो क्या करते हैं, पार्क देयर एक्सेस फंड्स विद विद आरबीआई। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। हाँ या नहीं बच्चे? बहुत सुस्त लग रहे हैं सारे। पक्का? सो रिवर्स रेपो रेट में अब क्या हो जाएगा बच्चे, रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज हो गया, अगर इंक्रीज हो गया तो बस यहाँ पे एक्सपेंसिव और ये नहीं आएगा बोरोवर। सो आप समझेंगे। पहले एक बार लेट मी जस्ट फ्रेम द सेंटेंस, उसके बाद लिखना, ठीक है। अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा मिल रहा है, अब आप सोचो आप क्या हो, कमर्शियल बैंक हो, अपनी मर्जी का कोई भी, जिस जिस बैंक अकाउंट में आपके पास खाता है, आप वो सोच लेंगे आप वो बोले बैंक हो। ओके, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है। अब आपको पता चला कि कमर्शियल बैंक तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है, तो व्हाट वुड यू वांट टू डू, यू वुड वांट टू पार्क योर एक्स्ट्रा फंड्स, पार्क एक्सेस फंड्स विद सेंट्रल बैंक। हाँ जी। तो क्या हुआ बताओ? लेस लेस क्रेडिट विद कमर्शियल बैंक। हाँ या नहीं? अगर बच्चे मैं याद करो अपना पैसा सारा का सारा किसके पास दे दूंगी, सेंट्रल बैंक के पास दे दूंगी, तो क्या मेरे पास पैसा है कि मैं आगे बोरोवर्स को लेंड कर सकूं? हाँ। सो लेस क्रेडिट विद कमर्शियल बैंक्स टू लेंड मनी। ठीक है। So if there is less money, what will happen? Money supply will fall. Again, AD will fall. And your inflationary situation will be corrected. ठीक है? वेरी गुड। अब मेरे को हेल्प करेगा गुरप्रीत। डिफ्लेशन में बता मैं कैसे लिखूंगी? अगर रिवर्स रेपो रेट मैंने क्या किया, फॉल हो गया, अब बोलो जल्दी करो। एक्सेस डिमांड क्या? फंड्स नहीं करेंगे हम पार्क। सो आई विल नॉट पार्क माई एक्स्ट्रा एक्सेस फंड्स और एक्स्ट्रा फंड्स विद commerce central bank. What will I do? I will rather lend money to the borrowers in the market. Therefore, money supply in the market will rise and AD will also rise. So पहले रिवर्स रेपो में इन्फ्लेशन कंप्लीट करें, फिर डिफ्लेशन में लिखवा रही हूँ।
ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट इन केस ऑफ डिफ्लेशन में लिख सकते हैं, डिस्करेजेस कमर्शियल बैंक्स टू पार्क एक्सेस फंड्स विद सेंट्रल बैंक, lends more money to the borrowers, therefore money supply rises and AD also rises. ठीक है, अगर हो जाएगा तो बता देंगे। हो जाएगा तो बता देना मुझे। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या फिर बेरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये दोनों के लिए आंसर लिख रही हूं मैं, सीआरआर एसएलआर, क्योंकि एलआरआर में दोनों चीजें होती है, सीआरआर भी और एसएलआर। समझ आया? ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सीआरआर क्या होता है? वो वाला पैसा जो कि कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास डालना होता है। और एसएलआर क्या होता है? जो खुद के पास रखना पड़ता है। ओके, स्टार्ट करूं? सीआरआर और एसएलआर का आपके नोट्स में अलग अलग ए एंड बी पॉइंट करके दिया हुआ है, मैं एक ही चीज में लिख रही हूँ क्योंकि एग्जैक्टली सेम। ठीक है बच्चा, बस फर्क क्या है कि सीआरआर वो मिनिमम पोर्शन होता है ऑफ फंड्स जो कि हमारे को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना होता है, और भव्य एसएलआर क्या होता है? जो हमें खुद के पास डिपॉजिट करना होता है। क्लियर है ये बात? इसमें तो कोई परेशानी नहीं बच्चे। VLRR दैट इज वेरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, और ब्रैकेट में मतलब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, सीआरआर एंड एसएलआर। ठीक है जी, शॉर्ट नोट्स के लिए लिखवाया बेटा, नहीं तो ये इंटायर तो आपके पास मैंने प्रिंट आउट में दे दिया है। इससे क्या है, समझना भी इजी है और लर्न करना भी इजी है। ठीक है, वो हम मैं रीड करवा दूंगी, मेरे को टेंशन ना लो। नहीं भी करोगे तब भी एग्जैक्टली सेम है, और हमें इसी तरीके से पेपर में लिख के आना है। ठीक है, मतलब सेंटेंस में मैंने एरोज जो लाए, एरोज नहीं डालेंगे। ठीक है, सेंटेंस फॉर्म में लिख के आएंगे पेपर में। चलो आगे। सो सीआरआर या फिर बच्चे एसएलआर, इन्फ्लेशन में बैंक क्या कर देता है? वेरी, इससे क्या होगा बच्चा? एक्सपेंसिव क्रेडिट अगेन, हाँ या नहीं? इससे क्या होगा? यस, लेस क्रेडिट क्रिएशन कह सकते हो, हाँ या नहीं? लेस क्रेडिट क्रिएशन as borrowers are discouraged। नहीं, लेस क्रेडिट क्रिएशन, बोरोवर्स यहाँ पे क्या डिस्करेज होंगे। ठीक है, लेस क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर? लेस क्रेडिट क्रिएशन, सो ऑब्वियसली मनी सप्लाई विल फॉल। और मनी सप्लाई के साथ जहां पे भी बच्चे आपने लिखा है ना मनी सप्लाई फॉल होती है, उधर ही एक और चीज ना ऐड कर लो। अगर मनी सप्लाई फॉल होती है तो परचेसिंग पावर भी तो फॉल होती है ना बेटा। तो ये वाला एक पॉइंट में लिखवाना भूलगी। ये हर जगह पे जहां जहां पे भी हमने लिखा है मनी सप्लाई फॉल्स, तो साथ के परचेसिंग पावर फॉल्स भी कर लेना सारी जगह पे।
सॉरी वेट, यहाँ पे एक्सपेंसिव क्रेडिट भी नहीं होगा, वेट वेट, दिस इज मोर फंड्स, मोर फंड्स विथ विथ कमर्शियल बैंक्स, बेटा विथ कमर्शियल बैंक्स ना, ओ लेस लेस होगा, वेट वेट आई एम सॉरी, जस्ट गॉट टू लेस क्रेडिट, लेस मनी, लेस फंड्स, सो यहाँ पे आएगा लेस फंड्स विद commercial banks, therefore less credit creation. Okay. तो ये तो प्रोपोर्शन है ना जो कि हम रखेंगे या नहीं रखेंगे, वो भी समझ आया बच्चे? करेक्शन कर ली बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, सीआरआर या एसएलआर इन केस ऑफ डिफ्लेशन हम कम करेंगे तो मोर फंड्स अवेलेबल होंगे, मोर फंड्स विद कमर्शियल बैंक्स, इससे क्या होगा पीयूष, मोर क्रेडिट क्रिएशन, क्या होगा, more credit creation. If there is more credit creation, what will happen? Money supply will rise, and if money supply rises, what will happen? Purchasing power also rises. Therefore, AD जो है वो fall, ठीक है, AD क्या हो जाएगा, fall हो जाएगा और rise हो जाएगा, AD क्या हो जाएगा, rise हो जाएगा। क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं, कार्तिक आपको, भव्य, भविष्य, भव्य, गुरप्रीत, बेटा आप दोनों को श्योर, ये जो लिखा है वो भी समझ आ रहा है, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं लग रही? लास्ट अब करेंगे, क्या हुआ पीयूष, कोई कंफ्यूजन है? देख लो, अगर है तो मुझसे पूछो। लास्ट, कार्तिक लिख रहे हो अभी? लास्ट इज, बोलो क्या रह गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और ये सुपर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बैंकिंग में भी बताया था, ज्यादातर इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करता है बैंक, वेरी गुड, ठीक है। सो बच्चे इन्फ्लेशन के केस में अब मेरे को आपसे से सपोज आप लोग बैंक हो, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, और आप क्या करोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मुझसे पैसा लेने के लिए सेल, आप बेचोगे ना, आप क्या करोगे, बेचोगे, भविष्य में याद करो। अगर आपको मेरे से पैसे लेने हैं, आपको मेरे से पैसे कब मिलेंगे, जब आप कोई चीज बेचोगे। नहीं बेटा, आप बैंक हो ना, आपने मेरे से पैसा खींचना है, कैसे खींचोगे? अगर आप मेरे से खरीदोगे तो मेरे पास और पैसा नहीं आएगा, तो मुझे बेचना पड़ेगा मेरे से पैसे लेने के लिए। समझ आ रहा है किस तरीके से सोचना है? आए नहीं? सो यहाँ पे क्या होता है, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इससे क्या होगा, एग्जैक्ट वर्ड्स देख रहे हैं, सो रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, ठीक है, तो आप लोगों के पास मेरे पैसे आ गए, ठीक है, परचेजिंग पावर, लेस क्रेडिट, so therefore AD falls and inflation is corrected, ठीक है जी।
इन केस ऑफ डिफ्लेशन क्या होगा? अब आपने मेरे को पैसे देने हैं तो देन यू विल बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम मी, ठीक है, मुझसे खरीदोगे ताकि मेरे पास पैसे आए. इट विल इंक्रीज परचेसिंग पावर, more credit will be infused into the system, and therefore AD will rise and deflation will be corrected. ठीक है बच्चे. Three sector model is not in your syllabus, so you can just strike it out. Cancel कर दो three model. Second last page है. मिल गया सबको? पॉइंट नंबर 9.5 से, ठीक है, पेज नंबर 317 में कैंसिल कर दो और उसके अगले पेज पे भी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे आप. समझ आ गया फ्यूज क्या कैंसिल करना है? अब वहीं पे हेडिंग डालो, दोबारा से टेबल बनाओ, 3 कॉलम्स. कॉलम नंबर 1 की हेडिंग दो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर वही डालो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. ठीक है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. चलिए फॉर्मेट रो. ठीक है, सो सबसे पहला है मॉरल सुएशन. तो मॉरल सुएशन क्या होता था पीयूष, आप बताओ. मॉरल सुएशन क्या होता है? क्यों? 2 बार ही करा है बच्चे बैंकिंग का चैप्टर, नाम से पता चल रहा है. कार्तिक, भव्या, हाँ, आपको पता होगा, मुझे पता है. उर्वी, गुरप्रीत, बता दो समीरा आप. डायरेक्टर्स. ठीक है, तो मॉरल सुएशन क्या होता है? स्ट्रिक्ट मेजर्स, ठीक है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन एंड लीनियंट इन केस ऑफ डिफ्लेशन. मतलब सरकार क्या करती है, वो बोलती है कि भाई बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो सेंट्रल बैंक कहता है कि चलो मैं ऐसे करता हूँ, मैं कमर्शियल बैंक्स को बोलता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कमर्शियल बैंक्स को कहता हूँ कि क्रेडिट ना किसी को ज्यादा नहीं देना, उससे बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी कराओ, रजिस्ट्री लो, एनओसी लगवाओ, एफिडेविट्स भरवाओ, फिर पड़ोसियों से भी जाके वेरिफिकेशन करवाओ, उसको बोलो कि ये फलाना फलाना रिक्वायरमेंट्स हैं, लोन मिलेगा. ठीक है, सो ये क्या है? मॉरल सुएशन. ठीक है, डायरेक्टिव्स या फिर आप कह लो स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह लगाते हैं. ठीक है, ओके. सो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन स्ट्रिक्ट रहेंगे, इन केस ऑफ डिफ्लेशन लीनियंट रहेंगे. पहला समझ आया मॉरल सुएशन. सेकंड, वेरिंग मार्ज सॉरी वो अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट को बताएगा. कराए कि नहीं कराए क्लास में? आपको आता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द लोन दैट इज गिवन. तो अगर से सपोज मैं बैंक हूँ, मुझे तुम लोगों को बहुत ज्यादा लोन फ्री में देना है, बहुत ज्यादा लोन आराम से देना है, तो अगर आप मुझे मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके आते तो मैं आपको उसके अगेंस्ट 90 लाख का लोन दे देती हूँ. अगर बहुत ज्यादा ऑलरेडी पैसा मार्केट में फ्लो कर रहा है और मुझे वो पैसा जो है कंट्रोल करना है, तो मैं क्या करूंगी, आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट से सपोज सिर्फ 70 लाख का ही लोन देती हूँ. तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको मैं इंक्रीज कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ. डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द लोन दैट इज ग्रांटेड इज इंक्रीज्ड. इन केस ऑफ डिफ्लेशन इट इज रिड्यूस्ड. ओके. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है कि
5 ईयर प्लान जैसे पहले होते थे, अब नीति आयोग लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाता है। तो से सपोज इस साल हमने ये सोचा है, सरकार ने, गवर्नमेंट ने इस तरीके के प्लान्स बनाए हैं कि ई व्हीकल्स जो यूज कर रहे हैं, सोलर पैनल्स जो यूज कर रहे हैं, उनको जो है किसी तरह की छूट मिले। जैसे जो व्हीकल्स ई व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो सोलर पैनल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको जो है हम यहाँ पे इंकरेज करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी में। तो बच्चे, अगर मैं से सपोज सोलर पैनल से विंड एनर्जी, कोई भी ऐसा मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज करके कोई एनर्जी बना रही हूँ, तो गवर्नमेंट, अगर मैं लोन लेने जाऊंगी तो बैंक कहेगा हाँ हाँ तुम्हारे को लोन जो है मिल जाएगा और सस्ते या बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम दे देंगे। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज जिसको गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट या बैन करना चाहती है, उसके लिए गुरप्रीत मुझे लोन मुश्किल से मिलेगा। अगर गवर्नमेंट ने ये सोच रखा है कि इस बारी एग्रीकल्चर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर एसएमईज को लोन देना है, तो उनके लिए अलग से कोटा निकाल के बोल दिया जाएगा कि हाँ अगर ये वाले लोग आए ना तो उनको लोन अच्छे से देंगे, सस्ते रेट पे बढ़िया लोन लॉन्ग टर्म देंगे। ठीक है, उसको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वालिटेटिव मेजर में डालेंगे पॉइंट, बुक के साथ से करा के डालो। मार्जिन रिक्वायरमेंट, इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, जैसे बुक में है वैसे लिख लेते हैं। इम्पोजिंग, नहीं इम्पोजिंग मत लिखो, वो तो इन्फ्लेशन होगा ना, मार्जिन रिक्वायरमेंट ही लिखो। क्या लिखोगे पहला पॉइंट? मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, बोलो। बोलो अभी। डिफरेंस, नाम याद कर लो बस, डिफरेंस में तुम्हारे को आंसर आ जाएगा अपने आप। क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी एंड द लोन दैट इज ग्रांटेड। ओके, इस इन केस ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा? मोर डिफरेंस होगा, या फिर दूसरी भाषा में आप लिख सकते हो दैट द डिफरेंस इज इंक्रीज्ड। ठीक है, मोर डिफरेंस ही लिखो अभी के लिए, मोर डिफरेंस। सो क्या होगा? कम क्रेडिट होगा इकोनॉमी में। यस। तो लेस, लेस क्रेडिट, परचेजिंग पावर भी फॉल हो जाएगी। सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन? एडी फॉल होके करेक्ट हो जाएगा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज करेक्टेड। ठीक है जी। व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ डिफ्लेशन? लेस, डिक्रीज या फिर लेस। सो लेस difference between the two, more credit will be infused in the economy, purchasing power will rise, and then AD will rise, deflation will be corrected। क्लियर है बच्चों? लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, moral suasion and direct action। moral suasion and direct action। तो इसका डेफिनेशन भी लिख लो, मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन का, यहाँ पे ये जो तुमने कॉलम बनाया है इधर ही। लिखो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
रास्ता दिखाना मीन्स डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स मतलब राह दिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं इस तरीके से करना है, फोर्सफुली, ओके। डायरेक्टिव्स एंड परसुएशंस, एंड परसुएशन, ठीक है। डायरेक्टिव की जगह कुछ किताबों में प्रेशर भी लिखा होता है, ठीक है। कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा, हाँ या नहीं? क्यों करेगा? ताकि उसकी पॉलिसी के हिसाब से, उसकी पॉलिसी के हिसाब से, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के हिसाब से क्रेडिट जो है मार्केट में फ्लो करे, ओके। सो हियर यहाँ पे क्या करेगा? परसुएट करेगा टू मेक क्रेडिट कॉस्टलियर, खुद से पैसे, बट उनको कहेगा कि कॉस्टली कर दो, और और डिक्रीज अवेलेबिलिटी, डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट या सिस्टम। ओके, ये एक पर्टिकुलर बैंक के अगेंस्ट भी हो सकता है, नॉट अगेंस्ट द एंटायर सिस्टम। समझ आ गया? सो मॉरल सुएशन या डायरेक्ट एक्शन में क्या है? ये पर्सुएशन मतलब आराम से बोलेगा कि हाँ जी अब मेरी बात को समझे, या फिर प्रेशराइज करेगा थ्रू स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स कि इस तरीके से काम होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन में ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट करेगा, तो क्या पर्सुएट करेगा कि तुम क्रेडिट को महंगा कर दो, या फिर लोगों को इतना ज्यादा क्रेडिट मार्केट में मत दो। तो क्या होगा इससे? बताओ। ईडी विल फॉल एंड इन्फ्लेशन विल बी करेक्टेड। और इस केस में उल्टा कर देंगे। यहाँ पे क्या करेगा? परसुएट, बताओ क्या परसुएट करेगा? टू मेक क्रेडिट, वेरी गुड, मेक क्रेडिट चीपर, और इंक्रीज, बोलेंगे साथ में, बच्चे सोएंगे नहीं, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, हाँ या नहीं? गुरप्रीत, सो तो नहीं रहे हो आज तुम? एडी विल राइज and therefore deflation will be correct. रहेगा तो बताएंगे, लास्ट पॉइंट रहेगा बस थोड़ा। क्यों? कुछ गड़बड़ हुई है? बस लास्ट पॉइंट है वो, बस 1 सेकेंड का है। Have you all written? Last is selective credit control. Selective credit control. Selective credit control, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? क्रेडिट राशनिंग, ठीक है ना? क्रेडिट राशन करना, ओके। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्रेडिट को, ठीक है। सो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट इन सिलेक्टिव एरियाज,
ठीक है. So therefore what will happen? AD will fall. Inflation corrected. क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा. Okay guys. And the other case what will happen? There will be expansion of credit. बोलेगा इस एरिया में पैसा लगाओ. Expansion of credit in selective areas. बोलेगा इस एरिया को सिलेक्टिव प्रायोरिटी एरियाज लिख देना. मतलब जिनको उसने प्रायोरिटी दी है. ठीक है. एज पर पॉलिसीज होगा ऑब्वियसली. ये पूरी लाइन लिख दी मैंने. वहां पे पूरी लाइन इसी तरीके से लेने. सिलेक्टिव मतलब बाद में एग्जाम में सिलेक्टिव प्रायोरिटी एरियाज है. सिलेक्टिव एरियाज लिखोगे, यहाँ प्रायोरिटी नहीं लिखोगे. एरियाज एज पर पॉलिसी. और यहाँ पे सिलेक्टिव प्रायोरिटी एरियाज एज पर पॉलिसी. सो एडी विल राइज. AD will rise and deflation will be corrected or controlled. Very good. Okay, guys, that sums up your entire ADAs. ठीक है. आपका मन करा तो आप घर पे जाके थ्योरी रीड कर सकते हैं. अगर लगेगा कि हाँ नहीं रीड ही कराना मैम, तो नेक्स्ट क्लास में इंस्टेड ऑफ डूइंग DOP, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू जस्ट गो थ्रू द एंटायर थिंग. So I hope this one is much more better than just going through the entire line कि वो समझ भी नहीं आए और हम पढ़ते रहे. ठीक है. सो अब होमवर्क क्या रहेगा? एक बारी के लिए टेबल अच्छे से देख के रीड कर लेना. बस आगे के जो फर्स्ट स्टार्टिंग में गिवन है वो सारी डेफिनेशंस है. फिर इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन केस ऑफ डिफ्लेशन है. तो एक तरह से रेपिटेशन ही है, वो एक्स्ट्रा ही गिवन है. यहाँ पे सिर्फ ये है कि मैंने इकट्ठे ही चार्ट फॉर्म में आपको सारा लिख के दे दिया है. क्लियर? थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. सी यू ऑन फ्राइडे. वेलकम. बाय बाय. अच्छा कोई बात नहीं, आप फिर ऑनलाइन लगा लेना. ठीक है. बाय बाय. बाय बाय.